हरिओम मैम। और आप सभी का ज्योतिष विद ज्योत्सना में स्वागत है। अभी तक की जो हमारी सीरीज आपने लेटेस्ट देखी वो मैरिज हाउस से रिलेटेड थी, सप्तम भाव से। सप्तम भाव के स्वामी, उनके कारक, उनके बैठने की पोजीशंस के हिसाब से आपने मैरिज के चीजों को समझने का प्रयास किया। अब हम एक और पद्धति की ओर बढ़ते हुए जैमिनी पद्धति से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर क्विकली अगर आपको अपने हाउस में मैरिज की स्थिति देखनी हो तो कैसे समझे। मैम, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए और हम लोग को हेल्प कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोगों ने अभी जो हम लोग के लास्ट वीडियो थे, तो वो हम लोग ने वैदिक के अकॉर्डिंग समझा कि हमारा सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड, कारक के आधार पर हमारे जो जीवन साथी की जो एक संकल्पना बन रही है वो किस तरीके की। आज हम लोग इन शॉर्ट बात करेंगे जो जैमिनी पद्धति होती है। देखिए, पद्धतियां कई हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। जैमिनी है, वैदिक है, किट एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो थोड़े थोड़े सबके तरीके अलग भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप इन कंक्लूजन पहुंचते हैं तो आपको रिजल्ट एक तरीके के ही मिलते हैं। और वो बात अलग है कि आपको किसी में कमांड ज्यादा हो जाती है, जिस पर आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेते हैं वो आपके पकड़ में आ जाती है वो पद्धति। तो इसलिए इन शॉर्ट हम लोग आज बात करेंगे कि जैमिनी में हम लोग अपना जो सप्तम भाव है या हमारा जो जीवन साथी है उसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। वैदिक में हम लोग ने कोशिश करी समझने की इन शॉर्ट, उसी तरीके से हम लोग आज जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे। तो चूंकि जैमिनी जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें हमारे जो कारक बनाए गए हैं वो चर कारक बोले जाते हैं। स्थिर कारक जो हमारे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो वहां पर भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पर्टिकुलर जो कुंडली एक होती है, हर व्यक्ति की जो कुंडली बदलती रहती है, उसी आधार पर उसमें चर कारक बनाए गए हैं। तो जो विवाह के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं, देखिए सारे कारक हैं, आत्म कारक, आत्म कारक, इस तरीके से अमात्य कारक। सारी बात नहीं करेंगे आज क्योंकि वीडियो फिर उतना ही लंबा हो जाएगा। केवल और केवल हम लोग सप्तम भाव की बात करेंगे। जीवन साथी के लिए हम लोग किस कारक की बात करते हैं, और फिर आगे अगर हम लोग अगला वीडियो जैसे जेमिनी पे जब बनाएंगे कारकों को लेकर चार कारक, तो फिर हम लोग सारे कारक उसमें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो जब हम लोग सप्तम भाव जीवन साथी की बात करते हैं तो उसके लिए जैमिनी जो ऋषि रहे हैं, जैमिनी ज्योतिष में जो बताया गया है वो हमें बताया गया है दारा कारक। उस कारक को बोलते हैं दारा कारक। सप्तम भाव का एक नाम दारा भी है, पत्नी को से रिलेटेड किया जाता है इसको। तो अगर मेल चार्ट है तो आप पत्नी समझ लें, फीमेल चार्ट है तो आप पति को समझ लीजिए उससे। अब बहुत ही सरल तरीका होता है। आप अपने चार्ट में या आप कोई भी चार्ट अगर स्टडी कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स का या रिलेटिव का या अपने क्लाइंट का ही, तो आप सारे प्लैनेट्स की डिग्रियां देखिए कि कौन इसमें राहु केतु को काउंट नहीं करते हैं हम लोग, सूर्य से लेकर और शनि तक। ये जो हमारे 7 ग्रह होते हैं इसमें हम लोग ग्रहों की डिग्रियां पहले तो आप एक चार्ट पे लिख लीजिए, सारे प्लैनेट्स लिख लीजिए, साथ में उनकी डिग्रियां लिख लीजिए। डिग्री के साथ प्लस आप उसकी कला भी लिख लीजिए, मिनट्स के साथ साथ वो सारी चीजें लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो एक ही डिग्री पे आके रुक जाते हैं, तो फिर वहां कंफ्यूजन कोई समझने की जरूरत नहीं। आप उसके बाद आप कला तक पहुंच सकते हैं, कला में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो आप ग्रह की डिग्री लिखिए, साथ में उसकी कला भी लिखिए, अंश के साथ कला भी आप ऐड कर लीजिए, पूरे 7 ग्रहों की, सूर्य से लेकर शनि तक। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री का है, बिल्कुल जो बिल्कुल एकदम सबसे कम डिग्री जिस ग्रह की, इसको समझिएगा। मान लीजिए आपके जो ग्रह हैं वो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, 29 डिग्री तक किसी न किसी उस पे होंगे। तो इसमें आप बैकवर्ड काउंटिंग में आइए। बैकवर्ड में आएंगे, जो सबसे कम आपका डिग्री का प्लेनेट होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उस पर टिक कर दीजिए, उसको अलग आप लिख लीजिए। अब मान लीजिए आपके चार्ट में 2 ग्रह ऐसे हैं जो समान डिग्री, तो उसके साथ जो हमने कला बताया कि आपने कला भी लिखा हुआ है अगर, तो उस कला को भी ले लीजिए। तो उस डिग्री मान लीजिए समान है तो कला जिस ग्रह की कम है तो वो आप साथ में लिख लीजिए। तो वो जो ग्रह आपका होगा वो आपका दारा कारक बन जाएगा आपके चार्ट में, और वो सप्तम हाउस को रूल करेगा। ये जेमिनी पद्धति के हिसाब से हम लोग जो समझते हैं तो उसमें ये चीज आ जाती है कि सप्तम भाव, ये जो ग्रह हमें दारा कारक प्राप्त हुआ है ये आपकी कुंडली में सप्तम भाव को लीड करेगा। अब दारा कारक आपका कोई भी ग्रह बन सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल से लेकर शनि तक। तो आपका जो जीवन साथी होगा वो उस ग्रह के जो कारकत्व होते हैं, उस ग्रह के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उनको लीड करने वाले होंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य से।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य दारा कारक बनते हैं, सबसे कम अंशों का ग्रह होगा आपकी कुंडली में, वो अगर सूर्य है, तो सूर्य के जो नेचुरल गुण होते हैं, कारकत्व होते हैं, कि सूर्य को एक लीडिंग टेंडेंसी वाला प्लैनेट बोला जाता है, कि सूर्य को सबको साथ में लेकर और सबको लीड करने की आदत होती है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में दारा कारक बनते हैं, तो आपके जीवन साथी में ये गुण होगा कि उन्हें सबकी चिंता होगी, सबके बारे में सोचते होंगे वो, और अपनी चीजों को दूसरों पे मतलब कि लागू करने की भी उनकी आदत होगी, कि जैसे होता है ना कि हाँ हम ये बोल रहे हैं तो फिर मतलब कि हम ही बेस्ट हैं, ऐसा गुण भी उसमें होता है। इसके साथ साथ तेज होता है, अग्नि का गुण होता है सूर्य में। गवर्नमेंट से जुड़ा हो सकता है आपका जीवन साथी हो, उसमें सूर्य की वजह से कुछ ऐसा हो, उनका जॉब या प्रोफेशन उनका ऐसा हो कि वो एक बड़े अच्छे ओहदे पे काम करने वाले हो। इसके बाद आते हैं चंद्रमा पर। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दारा कारक बन रहे हैं, आपकी कुंडली का सबसे कम अंशों का ग्रह अगर चंद्रमा बनता है, तो चंद्रमा बहुत ही अच्छा प्लेनेट होता है, सेंटिमेंट होते हैं चंद्रमा में, इमोशनल होते हैं चंद्रमा। तो ये गुण आपके जीवन साथी को मिल जाएंगे, वो केयर करने वाले होंगे, केयरिंग नेचर होगा चंद्रमा का। मातृत्व का भी गुण होता है चंद्रमा, क्योंकि माँ के कारक होते हैं। तो ये टेंडेंसी आपके जीवन साथी में दिखाई पड़ेगी। इसके बाद आते हैं मंगल पर। मंगल अगर आपकी कुंडली में दारा कारक बनते हैं, तो मंगल चूंकि जैसे बोला गया है अग्नि तत्व होता है मंगल का, थोड़ा एग्रेशन होता है, क्रोध की भावना होती है, इसके साथ साथ पावर भी होती है, काइनेटिक पावर मंगल को बोला गया, काइनेटिक पावर का ग्रह बोला गया, तो एक्टिव होंगे। आपका जीवन साथी जो होगा वो एक्टिव होगा। मतलब जो वेल मेंटेन रहने वाली होती है, जैसे कि मंगल को सेना का कारक बोला जाता है, डिसिप्लिन होता है, तो उनमें डिसिप्लिन भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मंगल के नेचुरल जो गुण होते हैं वो आपको, जब मंगल दारा कारक बनेगा आपकी कुंडली में, तो वो अपने जीवन साथी में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आते हैं बुध ग्रह पर। अगर आपकी कुंडली में बुध के जो अंश हैं वो सबसे कम है और वो दारा कारक बनते हैं, तो निश्चित रूप से बुध बुद्धि के ग्रह हैं। इसके साथ साथ युवराज बोला गया है बुध को, बचपना भी होता है बुध में। तो ये गुण आपको अपने जीवन साथी में दिखाई पड़ेंगे। हंसी मजाक का स्वभाव एक होता है बुद्ध प्रधान व्यक्ति का, अगर बुद्ध जिसमें बुद्ध का बल होता है, ज्यादा विशेषता होती है बुद्ध की, तो वो व्यक्ति हंसने बोलने वाला होता है, उसको बहुत ज्यादा एकदम डाउन होके डल होके बैठना पसंद नहीं होता है बुद्ध प्रधान व्यक्तियों को। तो अगर दारा कारक आपका बुद्ध ग्रह बन रहा है, तो आपके जीवन साथी में बुद्धिमत्ता होगी, विवेक होगी, और हर समय हंसने बोलने की प्रवृत्ति होगी उसमें। अब इसके बाद आते हैं बृहस्पति पर। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बनते हैं दारा कारक, तो बृहस्पति देव गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, उनमें अपना एक एटीट्यूड कहा जाता है बृहस्पति का, कि थोड़ा आप उसको घमंड भी बोल सकते हैं, या जो भी आप जिस सेंस में समझिए, क्योंकि ज्ञान होता है गुरु के पास, और ज्ञान जिसके पास भी होता है, थोड़ा थोड़ा तो भावना अहंकार की आ ही जाती है। अगर अशुभ, देखिए अहंकार तब आएगा जब अशुभ प्रभाव आ जाएगा प्लेनेट पे। लेकिन सिंपली अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में दारा कारक बनते हैं, तो ये आपको ऐसा जीवन साथी प्रदान करेंगे जो परिस्थितियों में, किसी भी अच्छी बुरी परिस्थितियों में बहुत अच्छा डिसीजन लेना उनको आता होगा, डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत अच्छी होगी, आपको भी सपोर्ट करेंगे। कोई भी अगर बुरी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, तो बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में दारा कारक बनते हैं, तो वो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो आपको स्पाउस मिलेगा, तो वो बैलेंसिंग नेचर वाला होगा, अपने मैरिड लाइफ को वो बहुत ही अच्छे से डील करने वाला उनका नेचर होगा। अब इसके बाद आते हैं शुक्र। बृहस्पति के बाद शुक्र की बारी आती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र दारा कारक बन रहे हैं, तो जैसे कि शुक्र को सभी कोई जानते हैं, लग्जरी का प्लेनेट है, भोग विलास का प्लेनेट है, और अगर आपकी कुंडली में दारा कारक ही शुक्र बन जाते हैं, सब तरीके से अगर शुभ स्थिति में कुंडली में, फिर पहले भी बता चुके किस तरीके से आप लोग शुभ अशुभ प्रभाव देखेंगे। अगर अच्छी कंडीशन में शुक्र आपकी कुंडली में विराजमान है, तो निश्चित रूप से आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सुख हर तरीके का आपको अपने जीवन में मिलेगा। ये एक विशेष बात होती है शुक्र, क्योंकि सप्तम भाव भोग का है, बेड प्लीजर का है, मतलब बेड प्लीजर का हाउस तो हमारा 12th आता है, लेकिन फिर भी 12th और 7th मिला होता है, जब इसका अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तभी आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो शारीरिक सुखों की पूर्ति होती है वो अच्छे तरीके से हो पाती है। तो शुक्र अगर दारा कारक बन रहे हैं, तो इसकी संभावना ज्यादा रहती है कि अगर वो अच्छी कंडीशन में है, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलने की संभावना रहती है। अब इसके बाद आते हैं शनिदेव। अगर आपकी कुंडली में सबसे कम अंशों का ग्रह है शनि, और वो बन रहा है दारा कारक, तो जाहिर सी बात है, जैसे सभी ग्रहों की हम लोगों ने बात करी, तो शनि भी अपने गुण देंगे आपके जीवन साथी को।
तो जो शनि का गुण होता है, कर्म प्रधान है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और इसके साथ साथ थोड़ा सा शुष्क नेचर, जैसे पहले भी बताया है। उतना जो शुक्र का जो स्वभाव है विवाह को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, शारीरिक सुख को लेकर, शनि में वो टेंडेंसी नहीं होती है, तो थोड़े से स्लो होंगे जैसा शनि का स्वभाव है। तो ये चीज आ जाती है, अगर शनि आपकी कुंडली में बन रहा है तो थोड़ा सा रोमांस करना या अपनी चीजों को आपको एक्सप्रेस करना उतना वो अच्छे से नहीं कर पाते, उनकी वो प्रकृति नहीं बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि बन रहे हैं तारा कारक, तो आप इसको अपनी कुंडली में चार्ट में बहुत इजी आप समझ जाएंगे भाई, जिस ग्रह मान लीजिए शनि की डिग्री सबसे कम है तो वो दारक कारक बन गए, तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि आपको जो जो जीवन साथी मिलेगा तो वो आपको उससे सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, डिस्कस करनी पड़ेंगी। आप उससे बातचीत करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, अपनी चीजें उन्हें बताते रहेंगे, तो थोड़ा सा लाइफ में इजीनेस बनी रहेगी। और आप बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं वो अपनी तरफ से शुरुआत करें किसी भी चीज की, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि शनि है, शनि का गुण आप समझ लेंगे अगर बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर वैवाहिक जीवन में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होने की संभावना। थैंक यू मैम। ये एक बहुत ही आसान तरीके से आपने हम लोगों को देखने के लिए बताया। मैम बस एक चीज और पूछेंगे हम लोग इसमें आपसे, कि हम लोग कभी भी जब भी जैमिनी पद्धति से कारकों को देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें राहु और केतु को नहीं लेते हैं। हाँ जी। हाँ। जैसे कि तो अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग में हम लोग राहु केतु का नहीं बनाते हैं, बाकी सारे जी। प्लैनेट्स का बनाते हैं, वहां पर भी उनको चूंकि वो छाया ग्रह में उनको डाला जाता है, तो इस वजह से, तो इसी तरीके से यहाँ पर चर कारकों में भी जब हम लोग बनाते हैं, 7 चर कारक बनते हैं जैमिनी में, तो राहु केतु को वहां पर उसमें छोड़ दिया जाता है। थैंक यू मैम। इसी तरीके से आप सभी से भी रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि आप इसको अपनी कुंडलियों पे अप्लाई कीजिए और देखिए। बहुत ही आसान विधि से मैम ने बताया, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डिग्री नोट करनी है अपने प्लैनेटों की, और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री का प्लैनेट है उसको देखिए और ग्रह के गुणों के हिसाब से उसका मिलान कीजिए। और हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या ये चीज आपकी कुंडलियों में सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स को रीड करें और उस पर रिप्लाई करने का प्रयास करें। आप सभी का इसको ज्योतिष विद ज्योत्सना को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए आगे की सीरीज को देखने के लिए। धन्यवाद।